वेलकम एवरीवन। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो हम इसमें पहले कवर कर चुके हैं जिसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के जो मेन की इसकी डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और आज के लेक्चर में हम मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, पर्सनालिटी, साइको सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये सारे पढ़ लेंगे। इससे पहले मोटर डेवलपमेंट और एक तरीके का डेवलपमेंट और है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नई वीडियोस की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी वीडियोस की जो पीडीएफ है उन्हें एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो थर्ड है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन एरियाज़ में होता है। तो उन एरियाज़ में जो थर्ड एरिया है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अपना लेक्चर जो है यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत है इस टॉपिक में, ठीक है। और सीधा NIOS की बुक से ये कंटेंट है और मैं आपको बताऊँगी कि MCQs भी जो है किस तरीके से यहाँ से बन के आते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद स्टडिंग हाउ ह्यूमन बींग्स थिंक। देखो, मेंटल जो डेवलपमेंट है ना, हमारा जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास, वो आता है इसके अंडर। और इसमें हम डील करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे सोचते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उनका होता है। पियाजे ने ये डेफिनेशन दी थी, द माइंड लाइक द बॉडी ऑल्सो हैज़ स्ट्रक्चर्स। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ से पूछी जा सकती है कि माइंड जो है उसके भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। पियाजे यानी जीन पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट है माइंड के, इन्होंने जीन पियाजे ने उनको क्या कहा था? स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जो आपका बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चर है, इसको कहा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन। जैसे आपने कोई चीज़ दिखी, उसकी इमेज कोई आपके माइंड में बनी, तो वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल एलिमेंट का, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास? स्कीमा। जैसे एक इन्फेंट है, एक बच्चा है, स्कीमा फॉर ए फेस। तो वो एक फेस का स्कीमा जो है किस तरह देखेगा? एन ओवल फ्रेम कंटेनिंग, एक ओवल तरीके का फ्रेम है, कंटेनिंग टू हॉरिजेंटली प्लेस्ड, जिसके अंदर टू हॉरिजेंटली प्लेस्ड होंगी आईज, ठीक है। इस तरीके से एक स्कीमा जो है उसके अंदर माइंड में बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं? स्कीमा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बाय बर्थ, ये पियाजे ही कहते हैं कि बाय बर्थ जो चाइल्ड है उसके पास 4 तरीके के स्कीमा होते हैं। कौन सा? सकिंग, रीचिंग, पहुंचना, लुकिंग, देखना, और ग्रास्पिंग, पकड़ना, ठीक है। ये 4 स्कीमा जो है बच्चे के पास होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो जन्म लेता है। स्कीमेटा, स्कीमेटा क्या होता है? स्कीमा का प्लूरल होता है। किसका प्लूरल? स्कीमा का बहुवचन जो है उसको स्कीमेटा कहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं दैट ऑर्गेनाइज इवेंट्स एज दे आर परसीव्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये इवेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं, यानी ए सेट ऑफ स्कीम, ठीक है। इसकी बहुत सारे स्कीमा हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? स्कीमेटा बनाते हैं। नेक्स्ट, अब नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस होता है 2 जनरल प्रिंसिपल से। यानी 2 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो इन्फ्लुएंस होते हैं इससे, वो हम समझ सकते हैं। वो है, पहला है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस इनटू एन ओवरऑल सिस्टम। सभी प्रक्रियाएं जो हैं उनका एक समग्र प्रणाली में यहाँ पे एकीकरण हो जाता है। यानी जितने भी स्कीमाज हैं जो हमने रिसीव किया है उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जैसे लुकिंग एंड ऑफ ग्रास्पिंग आर क्वाइट डिफरेंट। जैसे लुकिंग, देखना, और ग्रास्पिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे के पास 2 स्कीमा है ना, एक लुकिंग और एक ग्रास्पिंग, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन जहाँ पे हैंड और आई कोऑर्डिनेशन आएगा वहाँ पे बच्चा होल्ड भी करेगा और लुक भी करेगा, देखेगा भी। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। अब ये तो हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का रोल। अब अडेप्टेशन जो है उसका क्या रोल है? अडेप्टेशन देख लेते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि जो अडेप्टेशन है ये एक दोहरी प्रक्रिया है, यानी 2 फोल्ड प्रोसेस है, जिसके थ्रू बच्चे नए स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं टू डील इफेक्टिवली विद देयर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे एक बच्चा है, उसने पहले किसी चीज़ को देखा सराउंडिंग में, ठीक है, वो पहले उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे उसके पास स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब वो उसके स्ट्रक्चर्स में फिट नहीं बैठता तो वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये होता है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन में क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें आती हैं, क्या, एसिमिलेशन भी और अकोमोडेशन भी। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पे हमेशा क्वेश्चन बन के आता है एक पेपर में। कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये एसिमिलेशन है या अकोमोडेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंटेलिजेंट बिहेवियर, जो बुद्धिमान व्यवहार का सार है, तो उसमें क्या आता है, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन जो है उसको ध्यान से देखते हैं। एसिमिलेशन होता है जब आपने कोई नया ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्कीमा में आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है 8 और 9 महीने का, उसने एक बॉल देखी, गेंद उसने लिया एंड ट्राई टू पुट इन हिज माउथ। तो बच्चा क्या करता है, पहले उसको सकिंग वाला जो स्कीमा है ना, उसी को वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये क्या करना होता है, ये एसिमिलेट करना होता है, जब हम एक नई चीज़ को एग्जिस्टिंग हमारे स्कीमा में के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। अब समझ लेते कि अकोमोडेशन क्या होता है। अब मान लो जो बच्चा है, ठीक है, उसने अपना रिस्पॉन्स जो है चेंज कर दिया टूवर्ड्स बॉल। अब वो उस बॉल के साथ खेल रहा है या उसे फेंक दे रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपने स्कीमा को चेंज किया, अपने एक्शंस को चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं अकोमोडेशन के प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन चेंज देयर एक्शन टू मैनेज न्यू ऑब्जेक्ट्स। नए ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जब बच्चे अपने एक्शंस को चेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, एकोमोडेशन, ठीक है। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस सेटअप होता है उसे क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है जब बच्चा एसिमिलेट भी करता है, एकोमोडेट भी करता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस स्थिति को क्या कहता है, संतुलन कहा जाता है। तो ये तीनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। इट इज़ नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। and constantly work together to produce changes is child's conceptualization of the world and reactions to it। तो इसी वजह से इन्हीं की तरफ से accommodation assimilation की तरफ से ही इन्हीं की वजह से जो है हमारे माइंड में conceptualization की जो चीज़ें हैं वो आ पाती हैं और हमारा cognitive development जो है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। तो ये था cognitive development, ठीक है, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है। अब नाउ इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं जो जीन पियाजे ने दी हैं, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ टर्म समझ रहे थे कि भाई मेंटल डेवलपमेंट जो है हमारा, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हैं, वो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। अब कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है 4 मेजर स्टेजेस में होता है। कितने मेजर स्टेजेस में, 4 प्रमुख चरणों से होके गुजरता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे की थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज इसके अंदर होता है और ये बर्थ टू 2 ईयर्स होता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी एज में होता है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द इन्फेंट्स। और ये किससे कैरेक्टराइज होता है, कि बच्चों की जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं उनकी विशेषताएं, ठीक है। अब सेकंड है, पहला तो है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में बच्चे जो है अपने सेंसेस पे रिएक्ट करते हैं। किस पे रिएक्ट करते हैं, सेंसेस पे। सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, 2 to 7 ईयर्स, जो 2 से 7 साल की आयु में होता है। अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो प्री ऑपरेशनल और एक इंट्यूटिव फेज। 2 फेज होती है इसके अंदर, एक प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 4 साल और एक इंट्यूटिव फेज होता है 4 से 7 साल के बीच में। इस पीरियड में जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, अहंकारी होते हैं, एंड डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस अकॉर्डिंग टू NIOS की बुक। तो 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके पास जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है और इस टाइम पीरियड में वो कैसे होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 12 ईयर्स होती है, यानी ठोस संचालन। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं देमसेल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, अपने आप को पर्यावरण से अलग करने में ये सक्षम होते हैं।
एंड डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। और यहाँ पे क्या होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, यानी जो उनका एक उद्देश्य है, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया है उसकी तरफ वो काम करते हैं। ठीक है, दे कैन अरेंज थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए सीक्वेंस। अब यहाँ पे वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना सीख जाते हैं। कौन सी में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फोर्थ स्टेज यहाँ पर होती है फॉर्मल ऑपरेशन, जो 12+ ईयर्स होती है, यानी 12 टू मोस्टली 15 ईयर्स तक जो है हमारा मोस्ट ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट जो है वो हो चुका होता है। तो इस पीरियड के दौरान जो बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और मतलब एडल्ट्स की तरह सोचने के बिल्कुल लायक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक जो ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो ये हो गया मेंटल डेवलपमेंट। तो एक और टाइप ऑफ एरिया ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट यानी बच्चे का नैतिक विकास। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है। तो पियाजे कहते हैं चिल्ड्रन गो थ्रू 2 स्टेजेस इन ए रिजिड वे, कि मोरल डेवलपमेंट में बच्चे 2 स्टेजेस से जाते हैं। सबसे पहले तो मोरल डेवलपमेंट जो है किसके साथ डील करता है? एथिकल नॉर्म्स के साथ। हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी एबिलिटी टू जज क्या है, कि हम दूसरों को कैसे मोरली जज कर पाते हैं। तो ये हमारी मोरल डेवलपमेंट है। तो पियाजे कहते हैं कि 2 स्टेजेस से बच्चे जो है गुजरते हैं इसमें। पहली स्टेज कौन सी है? यहाँ पे बच्चा देखता है एक एक्ट को कि टोटली राइट और रॉन्ग, कि या तो ये एक्ट बिल्कुल सही है या फिर बिल्कुल ही गलत है। ही कैन नॉट पुट सेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर्स। यहाँ पर स्टेज 1 में बच्चा जो है अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में रख के नहीं सोच पाता है। ठीक है, चाइल्ड टेंड टू जज एन एक्ट। यहाँ पे बच्चा जो है एक एक्ट को सिर्फ जज करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड नॉट द मोटिव बिहाइंड इट, कि उसके परिणाम क्या रहे, ना कि उसके पीछे का मकसद क्या था। जैसे कि हम लोग हम अपनी एज में देख पाते हैं कि भाई उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, उससे मिस्टेक हो गई, लेकिन बच्चा क्या करेगा? उसका कॉन्सिक्वेंस देखेगा कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये एक्ट भी गलत था। यानी टोटली जजमेंटल जो है यहाँ पे बच्चा होता है और अपने आप को दूसरों की जगह रख के नहीं सोच पाता वो। तो यहाँ पे बच्चा जजमेंटल होता है कि या तो ये काम सही है या फिर ये काम गलत है। चाइल्ड ओबेज रूल्स बिकॉज दे आर स्केयर्ड एंड नॉट चेंजेबल। बच्चा जो है नियमों का पालन क्यों करता है, मोरलिटी क्यों शो करता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि दे आर नॉट सेक्रेड, वो पवित्र नहीं है, नॉट चेंजेबल और परिवर्तनशील भी नहीं है। यूनिलेटरल रिस्पेक्ट लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टू कन्फॉर्म टू अडल्ट स्टैंडर्ड्स एंड ओबे अडल्ट रूल्स। अब एक तरफा सम्मान व्यस्क मानकों के अनुरूप होने और व्यस्क नियमों का पालन करने के दायित्व की भावना की ओर बच्चों को वो ले जाता है, कि आप जो एल्डर्स हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, इसलिए आपको मोरलिटी शो करनी ही पड़ेगी। और इस एज में बच्चे जो है पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि पनिशमेंट जो है ये गलत कामों पे ही दी जाती है और वो पनिशमेंट से बहुत डरते हैं। एन एक्ट इज़ बैड इफ़ इट विल एलिसिट पनिशमेंट। कोई काम अगर है, अगर वो सज़ा दिया जा रहा है तो मतलब वो काम बुरा है, अगर किसी काम के लिए सज़ा दी जा रही है। ठीक है, तो बच्चे जो है पनिशमेंट से बहुत डरते हैं स्टेज 1 में। चाइल्ड कन्फ्यूजेज मोरल लॉ विद फिजिकल लॉ and believe that any physical accident or misfortune that occurs after a misdeed is a punishment willed by God or some other supernatural force। अब बच्चा जो है नैतिक कानून को शारीरिक कानून के साथ यहाँ पे वो भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कोई शारीरिक दुर्घटना आपके साथ हुई है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने पक्का कोई गलती की होगी, जिसके वजह से भगवान ने या किसी और अलौकिक शक्ति है उसने आपको सज़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा मोरल लॉ और फिजिकल लॉ में यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज होता है। वो ये सोचता है कि शारीरिक कोई दुर्घटना हुई है तो उसने पक्का कोई गलती की होगी और गॉड जो है उसे पनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेज 1 में। नाउ हम बात कर लेते स्टेज 2। चाइल्ड कैन पुट सेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर्स। स्टेज 2 पे आते आते क्या हो जाता है, जो बच्चा है वो अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोच सकता है और दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी वो समझ पाता है। चाइल्ड जजेस एक्ट बाय इंटेंशन। बच्चा जो है एक्ट को इंटेंशन से जज करता है अब, ना कि उसके रिजल्ट से।
ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं कि भाई उसके पीछे का इंटेंशन क्या था उससे जज करेगा। चाइल्ड रियलाइजेस दैट रूल्स आर मेड बाय पीपल, और उसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो नियम हैं ये लोगों ने ही बनाए हैं एंड कैन बी चेंज्ड, और ये बदले भी जा सकते हैं। देयर इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड पीयर्स, और जो साथ के साथी हैं और वो जो हमारे कलीग्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है और उनकी भी अपनी एक अथॉरिटी है। यहाँ स्टेज 2 पे चाइल्ड जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। चाइल्ड फेवर्स माइल्डर पनिशमेंट, यहाँ पे माइल्डर यानी हल्की सज़ा जो है उसको वो पनिश कर सकता है। दैट लीड्स टू रिफॉर्म ऑफ विक्टिम, जिससे जो पीड़ित है उसका सुधार हो। ठीक है, चाइल्ड डज नॉट कन्फ्यूज नेचुरल मिसफॉर्चून विद पनिशमेंट। अब बच्चा जो है यहाँ पे प्राकृतिक दुर्भाग्य को भ्रमित नहीं करता है, मतलब अब वो ये नहीं सोचता कि इसके साथ कोई फिजिकल पनिशमेंट हुई है या किसी ने इसे अब्यूज़ किया है या किसी ने कुछ किया है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि किसी अलमाइटी ने उसको सज़ा दी है। नहीं, यहाँ पे वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ अब नहीं होता। कौन सी स्टेज में? स्टेज 2 में। तो ये 2 मेजर स्टेजेस थी मोरल डेवलपमेंट की। तो 4 एरियाज जो हैं डेवलपमेंट के कवर हो चुके हैं। नाउ 5th एरिया इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों की जो भाषा होती है उसका विकास जो है वो किस तरीके से होता है। देखो, जन्म के कुछ मिनट बाद ही ना बच्चा जो है कैन डिटरमाइन वेयर साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम, वो आवाज़ों को पहचानने लगता है कि किस साइड से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी एज में या कौन सी स्टेज पे बच्चा जो है अपने आसपास की साउंड्स को जो है डिटरमाइन कर लेता है या पहचानने लग जाता है। तो वो आएगा जस्ट आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद से ही वो निर्धारित कर पाता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, नियोनेट्स, नियोनेट्स का मतलब होता है कि जो नवजात होते हैं। ठीक है, कैन ऑल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स, जो नया नवजात बच्चा है वो अलग अलग साउंड्स के बीच में डिफरेंस भी कर पाता है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे, इंटेंसिटी के बेस पे, ड्यूरेशन और टेम्पो के बेस पे। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल दिया जाए कि एट विच स्टेज कैन चाइल्ड डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड टेम्पो, तो यहाँ पे हमें लगेगा देखने से कि भाई चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है, बट नहीं, नियोनेट्स, नवजात जन्म के जस्ट बाद ही, इन्फेंसी स्टेज में ही ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा गेन कर लेता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी एक लाइन से, हर लाइन इंपॉर्टेंट है जो हम करा रहे हैं और सारी एनआई और सिग्नो की बुक्स से। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब पहला साल खत्म होने को आता है, ठीक है, बेबीज कैन डिस्टिंग्विश अमंग इंडिविजुअल साउंड्स ऑफ देयर लैंग्वेज, तो बच्चे जो अपनी भाषा की अलग अलग ध्वनियाँ हैं उनमें अंतर करना वो सीख जाते हैं। कब? जब फर्स्ट ईयर एंड होने वाला होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जैसे आपने कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड बोले, जैसे कैट और बैट बोला, तो वहाँ पे वो इनिशियल साउंड्स में जो है थोड़ा सा डिफरेंस करना वो उसको आ जाएगा, वो सीख जाता है उसको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, नाउ इन्फेंट्स जो है फॉलो स्टेजेस ऑफ प्री लिंग्विस्टिक स्पीच बिफोर फर्स्ट ईयर वर्ड विच इन्वॉल्व्स, शिशु पहले वास्तविक शब्द से पहले पूर्व भाषाई भाषण के चरणों का पालन करते हैं, जिसमें शामिल है, देखो क्या इन सारी चीज़ों ये आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशली अनडिफ्रेंशिएटेड क्राइंग, क्रमिक रूप से अविभाजित रोना। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड क्राइंग, विभेदित रोना। कूइंग, जो बड़बड़ाना होता है वो, बैबलिंग, लैलेशन और इम्परफेक्ट इमिटेशन, यानी दूसरों की इम्परफेक्ट नकल करना, एक्सप्रेसिव, जैर्गन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा, मतलब कोई रियल वर्ड बोलने से पहले, कोई परफेक्ट वर्ड बोलने से पहले बच्चा इन सारी चीज़ों को जो है अटेन करता है या बोलता है। ठीक है, नाउ स्टेजेस, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ ली हमने, मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ ली, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहली होती है वन वर्ड सेंटेंस की स्टेज, जहाँ पे बच्चा एक एक शब्द जो है या एक शब्द में जो पूरा वाक्य बोलता है उसके बारे में। 1 year old पॉइंट्स टू एंड सेज, 1 साल का बच्चा पॉइंट करता है किसी चीज़ की तरफ, एंड सेज आउट, और मतलब इशारा करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ही में मीन, उसका मतलब हो सकता है आई वॉन्ट टू गो आउट, मोम वेंट आउट। तो बच्चा इशारा करता है जब अपनी माँ की या किसी की गोद में होता है कि उस तरफ ले चलो, है ना। तो वो वन वर्ड सेंटेंस, आउट या कुछ इस तरीके से बोला जाता है। तो ये होती है वन वर्ड सेंटेंस स्टेज। उसके बाद मल्टी वर्ड सेंटेंसेस, बहुशब्द वाक्य। इसमें क्या होता है कि
ही स्ट्रिंग्स टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, वो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा शब्दों को पिरोता है, जैसे मी, गो, ठीक है, इस तरीके से वो मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये जो शब्द हैं बच्चा बोलता है जिससे वो अपनी बात को एक सेंटेंस में समझा सके। और ये जो शब्द होते हैं या तो ये सिर्फ नाउन होते हैं या वर्ब होते हैं, ठीक है। और कौन सी स्टेज पे होते हैं, नाउन और वर्ब ओनली, मल्टी वर्ड सेंटेंस की स्टेज में। दिस टेलीग्राफिक स्पीच कंटेन्स ओनली वर्ड्स दैट कैरी मीनिंग। इसमें क्या होता है, टेलीग्राफिक स्टेज में सिर्फ शब्द होते हैं जिनका क्या होता है, एक अर्थ होता है, ठीक है, जैसे मी, मुझे, गो, जाना है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्बल वर्ड्स जो है वो बोलता है। नेक्स्ट है थर्ड, ग्रामेटिकली करेक्ट वर्बल अटरेंसेस, ठीक है, व्याकरणिक रूप से सही मौखिक उच्चारण। 3 ईयर ओल्ड, 3 साल का बच्चा, हैव एन इम्प्रेसिव कमांड ऑफ लैंग्वेज। 3 साल का बच्चा बहुत ही अच्छी कमांड पकड़ लेता है लैंग्वेज पे, और उसकी डिक्शनरी जो है या वोकेबलरी जो है उसमें 900 वर्ड्स जो है होते हैं। 3 से 4 साल की एज के बीच में, जिसे टेलीग्राफिक सेंटेंसेस दैट इंक्लूड मोस्ट एसेंशियल वर्ड, जिसके अंदर बहुत अत्यधिक आवश्यक शब्द जो है वो शामिल होते हैं। और 3 से 4 साल की एज में कितने वर्ड्स होते हैं वोकेबलरी में, 900 से 1200 वर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 4 to 5 ईयर्स की एज में जो सेंटेंस की एवरेज होती है वो होती है 4 से 5 शब्द जो है बच्चा बोल पाता है, और उसकी वोकेबलरी में 1500 से 2000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 5 से 6 की एज में सेंटेंस बोल पाता है 6 से 8, ठीक है। सिंपल वर्ड्स को बच्चा डिफाइन कर पाता है और उसके कुछ अपोजिट्स यानी विपरीत शब्दों को वो जानता है। दे यूज़ मोर कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स इन एवरीडे स्पीच, ठीक है। अब 5 से 6 साल का बच्चा कंजंक्शन ज़्यादा यूज़ करेगा, प्रपोजिशन और आर्टिकल्स रोज़मर्रा के स्पीच में, भाषण में यानी बातों में, ठीक है। और उसकी वोकेबलरी जो है वो 2000 से 2500 वर्ड्स के बीच में लाए करती है। नाउ 6 to 7 ईयर्स की एज पे 3 से 4000 वर्ड्स जो हैं बच्चे की वोकेबलरी में होते हैं। यहाँ पर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बच्चा जो है बिल्कुल सही से बोल पाता है। और पियाजे कहते हैं कि प्री स्कूल स्पीच इज़ बीइंग ईदर ईगोसेंट्रिक और सोशलाइज्ड। प्री स्कूल यानी जो पूर्व स्कूली भाषण होता है बच्चे का, वो बच्चा अपने आप से बातें करता है, तो उसे हम जो है ईगोसेंट्रिक या सोशलाइज्ड स्पीच जो है हम कहते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस हमने देख ली। नाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इस एरिया को अब हम कवर करेंगे। पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, पर्सनैलिटी में आता क्या है, उसकी किसी की फिजिक, उसका टेम्परामेंट, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी पर्सनैलिटी में। अब फ्रूड की जो थ्योरी है, फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी कितने तरीके की बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड ये होता है इदम, हिंदी में कहते हैं इसको इदम, ठीक है। ईगो कहते हैं अहम, अहम। और सुपर ईगो क्या होता है, परा अहम, परा अहम, ठीक है। तो ये 3 तरीके की पर्सनालिटीज़ जो हैं पियाजे ने सजेस्ट की हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो बच्चे का बिहेवियर है, जो आपने सीटेट जब दिया होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। जो इड पर्सनैलिटी होती है वो ज़िद्दी पर्सनैलिटी होती है, इसमें सिर्फ अपने बारे में बच्चा सोचता है। ईगो जो होती है, सुपर ईगो बता देती हूँ पहले, सुपर ईगो जो होती है इसमें सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। और जो ईगो होती है ये बैलेंस होती है इड का और सुपर ईगो का, अपने बारे में भी सोचना है और दूसरों के बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो ये होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों के, इड, ईगो और सुपर ईगो के। नाउ देख लेते हैं, ईगो जो है डेवलप्स व्हेन ग्रेटिफिकेशन इज डिलेड, जब संतुष्टि में देरी होती है तो यहाँ पे क्या डेवलप होती है, ईगो। और सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, इसमें लार्जली थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, बड़े पैमाने पर समान लिंग के जो माता पिता हैं उनके साथ पहचान के माध्यम से समाज की नैतिकता यहाँ पे शामिल होती है ना। पर्सनैलिटी के अंदर जो इड है ये
बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। और जो इन्फेंट्स होते हैं बहुत अहंकारी ईगोसेंट्रिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही वो सोचते हैं। ठीक है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, उसे लगता है वही है यूनिवर्स का सेंटर, दुनिया में जो भी हो रहा है ना सब उसी के लिए हो रहा है। ईगो डेवलप सून आफ्टर बर्थ। ईगो की बात करें तो कब डेवलप हो जाती है? बर्थ के बाद ही डेवलप हो जाती है। सुपर ईगो डज नॉट डेवलप अंटिल द एज ऑफ 4 और 5। और जो सुपर ईगो है वो 4 से 5 साल की एज जो है तब तक जो है वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, फ्रॉइड व्यूड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक सेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो। देखो, फ्रॉइड ने ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन कहा है, यानी जो बेसिक सेक्सुअल एनर्जी जो हमारे अंदर होती है उसे क्या कहा है? लिबिडो। और ये जो एनर्जी फ्लो होती है इसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी बनती है इड ईगो सुपर ईगो टाइप की। ठीक है, ये बहुत साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में समझाया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है कि इड ईगो और सुपर ईगो को अगर सही तरीके से डील किया जाए तो उस तरीके से अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ जो है वो फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट, अब जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी सीटेट के टाइम पे। तो पहली होती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज यानी मौखिक अवस्था, ये होती है बर्थ से लेके 12 से 18 महीने तक, यानी 1 से 1.5 साल तक ये रहती है। और यहाँ पे जो बच्चे अपनी ग्रेटिफिकेशन है, अपने आप को कैसे ग्रेटिफाई करते हैं, सकिंग एनीथिंग दैट कैन गो इनटू माउथ, जो भी चीज़ उन्हें मिल जाती है वो आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटा बच्चा मुंह में ले लेता है। ठीक है, तो वहाँ से वो ओरल स्टेज होती है जब बच्चा माउथ से यानी ओरली जो है उसको ग्रेटिफाई अपने आप को वो करता है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट्स आर कंसर्न ओनली विद देयर ओन ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पे बच्चे को सिर्फ अपनी संतुष्टि की पड़ी है, उसे बस अपने आप को ग्रेटिफाई करना है किसी तरीके से। कौन सी स्टेज में? ओरल स्टेज में। दे आर ऑल इड इम्पल्सिस एज दे ऑपरेट ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इसीलिए क्योंकि जो इन्फेंट होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर ईड यानी इदम की भावना उसके अंदर ज़्यादा होती है और वो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है कि बच्चों को क्या चाहिए? सिर्फ प्लेजर चाहिए। और वो ओरल स्टेज होती है तो वो माउथ के थ्रू उस प्लेजर को लेते हैं। इफ़ ए बेबी डज नॉट फील सेटिस्फाइड, अब देखो ईड ईड ईगो सुपर ईगो वाली चीज़ को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है इस स्टेज पर, यानी उसकी ओरल स्टेज अगर सही से सेटिस्फाई नहीं होती तो ये फिक्स हो जाती है, यानी ये यहीं पे स्थिर हो जाती है। फिर जो अडल्ट पर्सनैलिटी में जब बच्चा चेंज होगा ना तो उसके अंदर डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट होगी सेटिस्फैक्शन की, यानी उसको फिर वो जो प्लेजर है वो कहीं और से लेगा। ये जैसे वो माउथ किसिंग करेगा, वो स्मोकिंग करेगा, वो नाखून काटेगा या ओवर ईटिंग ज़्यादा खाएगा। तो अगर उस स्टेज पे, ओरल स्टेज पे बच्चे का जो माउथ से प्लेजर है वो पूरा नहीं हुआ या रुक गया तो वो वहीं फिक्स हो जाएगा और वो बाद में भी किसी ना किसी माध्यम से उसको सेटिस्फाई करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज 12 से 18 महीने से शुरू होती है और ये 3 साल तक रहती है। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है? ग्रेटेस्ट प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज, सबसे ज़्यादा प्लेजर जो है इस स्टेज में, इस चरण में कैसे मिलता है? फ्रॉम मूविंग देयर बाउल्स एंड द वे टॉयलेट ट्रेनिंग इज हैंडल। वो जो क्या करते हैं अपने बाउल्स को और अपने टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब वो जो होते हैं उनको उनको उसको रिलीज़ करने में और उसको अपहोल्ड करने में उनको वो प्लेजर डिराइव करते हैं। प्रॉब्लम्स एट द एनल स्टेज में मेक पीपल होल्ड देयर पोजेशंस। अब अगर इस स्टेज में प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे संपत्ति जमा करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। कॉज देम टू आइडेंटिफाई लव विद बेस्ट वॉल ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो फिर वो अपनी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है, वस्तुओं के उपहार है, मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें वो अपना जो है एक तरीके का पोजेशन देखने लग जाते हैं और उनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे क्लीनलीनेस, जैसे किसी को ऑब्सेशन है कि क्लीनलीनेस उसे मेंटेन करना है, तो उससे क्या होगा? वो डेली क्या करेगा? रूटीन में और डिसिप्लिन में सफाई करेगा और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो पोजेशन उस टाइम पे बन जाता है और ऑब्सेस हो जाते हैं किसी चीज़ को वो लेकर। नेक्स्ट, थर्ड इज फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड कहते हैं द प्राइमरी जोन ऑफ साइकोसेक्सुअल प्लेजर। तो ये जो साइकोसेक्सुअल प्लेजर होता है यहाँ पे 3 और 4 की एज में होता है। व्हेन इंटरेस्ट एंड प्लेजर बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन जेनाइटल एरिया, कहाँ पे? जेनाइटल एरियाज पे ये जो फोकस है ये शिफ्ट हो जाता है, यानी वहाँ से प्लेजर जो बच्चा लेता है।
अब गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स 3 से 6 साल का जो एक बच्चा है, लेविशेस लव एंड अफेक्शन, उसके अंदर लव और अफेक्शन आएगा अपनी मदर के लिए। ठीक है, तो वो ट्राई करता है अपने फादर के साथ compete करने के लिए। ठीक है, कि उसे अपने फादर के साथ उसमें क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है अनकॉन्शियसली। ठीक है, अनजाने में जो छोटा बच्चा है वो अपने पापा की जगह लेना चाहता है, बट ही रिकॉग्नाइज हिज फादर्स पावर, लेकिन वो एट द सेम टाइम अपने फादर की जो पावर है उसको वो समझता है। द चाइल्ड इज कोट अप बाय कॉन्फ्लिक्टिंग, यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, फीलिंग जेन्युइन अफेक्शन फॉर हिज फादर एंड ऑल्सो हॉस्टिलिटी, राइवलरी एंड फियर। तो यहाँ पर उसे अपने फादर के लिए जेन्युइन फीलिंग्स भी होती हैं, और अपनी शत्रुता, प्रतिद्वंद्विता और भय भी जो है उसे यहाँ पे लगता है। अब ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और कैस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बॉयज़ में होता है या गर्ल्स में होता है। अब एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, हिज गिल्ट ओवर फीलिंग्स फॉर हिज मदर मेक हिम वरी दैट ही विल बी कैस्ट्रेटेड बाय हिज फादर। ये फीलिंग किसको आती है, बॉय को आती है या गर्ल को आती है? तो ये बॉय को आती है कि उसे जब गिल्ट होता है उसकी फीलिंग्स उसकी मदर के लिए, तो फिर वो उसे अपने फादर से वो क्या होता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है या उसे डर लगता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ऑडिपस से सिमिलर है। इसमें एक लिटिल गर्ल जो है वो अपने फादर के लिए डिज़ायर करती है, मम्मा से वो डरती है, रिप्रेस दीज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दबा देती है, इवेंचुअली आइडेंटिफाइज विद द सेम सेक्स पेरेंट, और अंततः समान लिंग वाले माता पिता के साथ पहचान वो करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस किस में डेवलप होता है, गर्ल्स में। नाउ जो सुपर ईगो है वो किस तरीके से डेवलप होती है, बाय आइडेंटिफाइंग विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स। मध्य बचपन तक जब युवा अपने ऑडिपल संघर्षों को हल करते हैं, चिल्ड्रन एक्चुअली टेक द पेरेंट्स पर्सनैलिटी, यहाँ पे बच्चे जो है पेरेंट्स की पर्सनैलिटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इन साइको एनालिटिक टर्म्स दिस इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन, और इसे क्या कहते हैं, इंट्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, दे इंट्रोजेक्ट देयर विशेज, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स, वो अपने माता पिता की विशेज़, वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स जो है उनको इंट्रोजेक्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। द सुपर ईगो इज कंपेरेबल टू कंसाइंस एट दिस स्टेज, ए चाइल्ड कंसाइंस इज रिजिड, और इस स्टेज पे एक बच्चा जो है उसकी कंसाइंस जो है वो रिजिड हो जाती है जब सुपर ईगो जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ये युवा अवस्था में होती है। बाय मिडल चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड में क्या होता है, यंगस्टर्स रिजॉल्व देयर ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट्स, बच्चे क्या करते हैं, उनके जो ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो रिजॉल्व करते हैं, अपना सेक्स रोल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड कैन नाउ टर्न देयर एनर्जीज टू एक्वायरिंग फैक्ट्स, और अब वो अपनी ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो फैक्ट्स, स्किल्स, कल्चरल एटीट्यूड्स, इन सब को गेन करने में वो लगा देते हैं। द डेवलपिंग ईगो और सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कूल एज चाइल्ड इज थ्रेटन्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, बच्चे के अंदर जो अहंकार या आत्म अवधारणा जो है इस एज में बहुत उसे खतरा होता है हर तरीके से, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म मैनी ऑफ विच परसिस्ट थ्रू अडल्ट लाइफ। मतलब क्या होता है ना यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ पे बहुत सारे हो रहे होते हैं बच्चों की ईगो के साथ। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ पे आप होल्ड करके रखना, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना। डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को किसी सिचुएशन से निकाल देना। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चे को फियर ऑफ फेल्योर है तो वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो वो अपनी जो ईगो है वहाँ पे उसके लिए थ्रेटन्ड रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहीं उनकी इमेज ना खराब हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा मनोसामाजिक विकास है वो किस तरीके से होता है। मनोसामाजिक विकास फोकस करता है चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू द सोशल वर्ल्ड, कि बच्चा जो है सामाजिक दुनिया को किस तरीके से वो रिस्पॉन्स देता है। इट इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि बच्चा खुद के बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, और उसके दूसरों के साथ संबंध जो है उनके बारे में वो क्या सोचता है। तो ये हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट है कि हम सामाजिक तौर से किस तरीके से विकसित हो रहे हैं। अच्छा, अब इसका ये डेवलपमेंट कैसे होगा, 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल का जो बच्चा है लर्न्स हाउ टू मेक सोशल कॉन्टैक्ट, वो सीखता है कि सोशल कॉन्टैक्ट कैसे बनाने हैं, एंड गेट अलॉन्ग विद पीपल आउटसाइड द हाउस, की घर के बाहर जो लोग हैं उनके साथ कैसे मिलना जुलना होता है। तो ये हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है। ही लर्न्स टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू अदर्स एंड कोऑपरेट इन ग्रुप प्ले।
अपने आप को दूसरों के अनुकूल वो बना लेता है और समूह में खेलने में सहयोग करना वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशंस जो है हमारे किस तरीके से डेवलप होते हैं। देखो, जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है शोज ओनली वन इमोशन, एक जो इमोशन है वो उस टाइम पे दिखाता है, एन अनडिफरेंशिएटेड एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक अविभेदित उत्तेजना जो है, जिसे हम डिस्ट्रेस या संकट भी कहते हैं। ठीक है, 1 ईयर ओल्ड, 1 साल का बच्चा, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं इमोशंस, जो नंबर्स ऑफ इमोशंस होते हैं वो बढ़ते रहते हैं बच्चे के अंदर, जैसे जॉय, एंगर, उसे गुस्सा आएगा, उसे डर भी लगेगा, उसे जेलसी भी होगी, उसे खुशी भी होगी, उसे एंजाइटी भी होगी, क्यूरियोसिटी भी होगी और ईर्ष्या भी वो दिखाता है। ठीक है, तो ये 1 साल के बच्चे के अंदर ये इमोशंस होते हैं। तो कहीं जब क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे इन्फेंसी जो स्टेज है वो सही आंसर रहेगा, क्योंकि 1 साल के बच्चे के अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा इमोशन होता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है, द इमोशंस आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड देयर डेवलपमेंट इज ड्यू टू मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के समय मौजूद होते हैं ये इमोशंस। ठीक है, और टाइम के साथ ये परिपक्व होते जाते हैं, या फिर एक कह सकते हैं ना कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ तो पहले से ही हैं, वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, मैनिफेस्ट होती हैं। और कैसे मैनिफेस्ट होती है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन जब हम ग्रो कर रहे होते हैं और जैसे जैसे सीख रहे होते हैं, तो उस तरीके से हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ होता चला जाता है। नाउ, बेबीज इमोशंस डिफ्रेंशिएट एज दे ग्रो ओल्डर। जो बच्चे हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका जो इमोशंस है वो वेरी करते हैं, प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इमोशंस भी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं। एट अबाउट 4 मंथ्स बेबी स्टार्ट्स टू लाफ अलाउड। 4 महीने में बच्चा जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा जो है स्माइल करता है, ठीक है, वो सोशल स्माइल कही जाती है, जो बच्चा पहले स्माइल करता है। अब ये मत कहना कि 1 महीने का बच्चा स्माइल करा था, नहीं, यहाँ पे देखो 4 महीने की बात हो रही है कि लाफ अलाउड, ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो एट द एज ऑफ 4 मंथ्स बेबी स्टार्ट्स टू लाफ अलाउड। और जो बच्चे की पहली स्माइल होती है उसे क्या कहते हैं, सोशल स्माइल। ठीक है, अडोलेसेंट इज कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग हिज इमोशन। जब एक अडोलेसेंट में एक बच्चा परिवर्तित हो जाता है, किशोर में, ठीक है, तो वो अपने इमोशंस को डायरेक्ट कर पाता है एट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड नॉट जस्ट टुवर्ड पीपल। वो अपने इमोशंस को अमूर्त विचारों को निर्देशित कर पाता है और लोगों के लिए भी वो चेंज कर पाता है। मतलब वो अपने इमोशंस को एक तरीके से उन पे कंट्रोल या कह सकते हैं कि उनको वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी तरफ, जिस तरफ वो चाहे। तो इतनी एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, फटाफट कल वो लेक्चर कवर कर लेंगे। और आज का टॉपिक जो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विच वॉज ए वेरी लेंथी टॉपिक अकॉर्डिंग टू इग्नू NIOS। ठीक है, तो ये कवर हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एवरी लाइन इज़ इंपॉर्टेंट। और हमारी PDF को एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट। और DSSB की PRT की टीचिंग मेथोडोलॉजी कवर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाती हैं और नई वीडियोज़ की अपडेट जो है टेलीग्राम में शेयर कर दी जाती है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।